हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम इजहार-ए-मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 7वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दूसरे दिन लावण्य अपने पापा से मिलने पुलिस स्टेशन गई थी। राजेश की हालत बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन उनका वजन काफ़ी ज़्यादा घट चुका था। पर इसके बावजूद राजेश के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जिसे देखकर लावण्य की आंखों में आंसू आ गए। राजेश ने लावण्य के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, रोना बंद करो, गलती मेरी है। तुम तो बच्ची हो, इसलिए तुम्हें इंसान परखना नहीं आता। लेकिन मैं भी रोहित के जाल में फंस गया। निधि ने मुझे वार्निंग दी थी, लेकिन फिर भी मैंने रोहित पर भरोसा कर लिया। मुझे इस बात की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। तुम मेरे केस पर पैसे बर्बाद मत करो और निधि का ध्यान रखो। लावण्य ने कड़क आवाज़ में कहा, कभी नहीं। मैं आपको यहाँ से छुड़वा कर ही दम लूँगी, और ये नहीं भी कर पाई तो आपकी सज़ा ज़रूर कम करवा सकती हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। इसके बाद राजेश ने लावण्य से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि लावण्य बहुत जिद्दी है। भले ही वो काफ़ी शांत स्वभाव की है और काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन है, लेकिन राजेश और निधि के लिए लावण्य कुछ भी कर सकती है। कुछ देर बातें करने के बाद लावण्य ने कहा, अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्दी ही दोबारा आपसे मिलने आऊँगी। ये कहकर लावण्य पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत चुका था। इस बीच लावण्य की शिवांश से एक भी मुलाकात नहीं हुई, और इसका कारण ये था कि शिवांश शहर में नहीं था। लावण्य ये बात अच्छे से जानती थी, क्योंकि आए दिन न्यूज में शिवांश की कई सारी तस्वीरें देखने को मिलती थी। शिवांश एक बहुत फेमस लॉयर होने के साथ साथ बिजनेसमैन भी था, इसलिए उसके क्लाइंट्स बहुत थे जो उसे बड़ी बड़ी पार्टियों में इनवाइट करते थे। लावण्य ने देखा कि शिवांश हर पार्टी में अलग अलग लड़कियों के साथ होता था। लावण्य ने न्यूज़पेपर में एक तस्वीर को देखते हुए कहा, अरे ये तो फेमस एक्ट्रेस नतालिया है ना, ये शिवांश के साथ। नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल है। शिवांश खुद एक फेमस सेलिब्रिटी है, इसका इसलिए उनका लड़कियों से घिरा हुआ होना नॉर्मल है। मैं भी फालतू सोच रही हूँ। ये सोचकर लावण्य ने न्यूज़पेपर साइड में रखा। अच्छा वो जो लावण्य ने कभी ये नहीं सोचा कि वो शिवांश के लिए स्पेशल है, वरना शिवांश को हर दिन न्यूज़पेपर पर अलग अलग लड़कियों के साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। लावण्य का ब्रेक ओवर हो चुका था, इसलिए वो दोबारा अपनी जगह जाकर पियानो प्ले करने लगी। अचानक लावण्य की नज़र शिवांश पर पड़ी, जो एक चेयर पर बैठकर उसे ही देख रहा था। लावण्य ने उसे इग्नोर किया और खुद से सवाल किया, शिवांश यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कब से यहाँ बैठे हैं और मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? खैर मुझे इससे क्या? ये सोचकर लावण्य ने पियानो बजाने पर अपना ध्यान लगाया और शिवांश के ख्यालों को अपने दिमाग से पूरी तरह बाहर निकाल दिया। उधर शिवांश खाना खाते खाते म्यूजिक एंजॉय कर रहा था। खाने के बाद वो ज़्यादा देर नहीं रुका और चुपचाप होटल से बाहर चला गया। कुछ देर बाद लावण्य की नज़र अचानक ही उस खाली टेबल पर पड़ी जहाँ शिवांश बैठा हुआ था। खाली चेयर को देखकर लावण्य ने चैन की सांस ली, क्योंकि शिवांश की नज़रें उसे तंग कर रही थी। लेकिन लावण्य को थोड़ा बुरा भी लगा। उसने खुद से कहा, मुझे शिवांश को कम से कम हेलो तो कहना ही चाहिए था। उन्होंने हॉस्पिटल में मेरा ध्यान रखा था, लेकिन मैं उन्हें थैंक यू तक नहीं कह पाई। डैम इट। इसी ख्याल के साथ लावण्य ने अपना काम खत्म किया और होटल से बाहर चली गई। लावण्य कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि एक कार आकर उसके सामने रुकी। ये कार शिवांश ड्राइव कर रहा था। शिवांश ने लावण्य की ओर देखा और कहा, जल्दी गाड़ी में बैठो। लावण्य मना करना चाहती थी, लेकिन शिवांश का सीरियस चेहरा देखकर वो कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप पैसेंजर सीट में बैठ गई। शिवांश ने उसे ध्यान से देखा और कहा, सीट बेल्ट। लावण्य ने देखा कि उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, इसलिए उसने तुरंत शिवांश की बात मानी और ठीक से अपनी जगह पर सेटल हो गई। तब जाकर ही शिवांश ने ड्राइव करना शुरू किया। लावण्य ने शिवांश को देखा, जो बड़े फोकस के साथ ड्राइव कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज शिवांश एक्स्ट्रा हैंडसम लग रहा था। शिवांश को जब महसूस हुआ कि लावण्य उसे देख रही है, तो उसने पूछा, ऐसे क्यों देख रही हो? क्या आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा हूँ? लावण्य ने तुरंत ना में सिर हिलाया और बहाना बनाते हुए कहा, मैं कुछ सोच रही थी। मुझे कुछ कहना था। शिवांश ने पूछा, क्या कहना था? लावण्य ने जवाब दिया, थैंक यू। थैंक यू कहना था। आपने मेरा ध्यान रखा मुझे, लेकिन मुझे आपको थैंक यू कहने का मौका ही नहीं मिला। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम जानती ही हो
और तुम जानती भी हो कि मेरे लिए एक्शंस ज़्यादा मायने रखते हैं, इसलिए अगर तुम्हें सच में मुझे थैंक यू कहना है तो मेरे साथ गोल्फ खेलने चलो या फिर मेरे साथ ड्रिंक करो। लावण्य ने कुछ देर सोचा और कहा, ओके, मैं आपके साथ गोल्फ खेलने चलूंगी। वैसे अभी मुझे घर जाना है, तो आप मुझे मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दीजिए। शिवांश ने एक गहरी सांस ली और धीमी सी आवाज में कहा, लावण्य, स्टे विथ मी। लावण्य ने कंफ्यूजन में शिवांश की ओर देखा। वो काफी स्ट्रेट लग रहा था, इसलिए लावण्य कुछ देर शिवांश के साथ रुकने के लिए मान गई। शिवांश ने कार मोड़ ली और एक सुनसान जगह पर जाकर गाड़ी को रोका। आसपास कोई भी नहीं था, लेकिन यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखा जा सकता था। अचानक शिवांश ने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे सुलगाने लगा। लावण्य को थोड़ी घुटन होने लगी, इसलिए वो गाड़ी से बाहर आ गए। जिस जगह पर वो अभी खड़ी थी वो जगह ठंडी थी, जिस वजह से लावण्य ठंड से कांपने लगी। अचानक शिवांश ने उसे अपने कोट से कवर करते हुए कहा, इसे पहनो, वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी और तुम दोबारा बीमार पड़ जाओगी। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और फिर शिवांश की ओर मुड़कर देखा। शिवांश काफी इंटेंस निगाहों से उसे देख रहा था। लावण्य ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलना चाहा, पर तभी शिवांश ने झुककर उसे किस कर लिया। शिवांश ने लावण्य को कसकर हग किया हुआ था और वो बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। लावण्य ने भी बहुत धीरे से उसे किस बैक किया। अचानक शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों में उठाया और उसे कार की बैक सीट पर सेटल किया। शिवांश खुद भी दूसरी तरफ से आकर लावण्य के बगल में बैठ गया। उसने लावण्य की आंखों में आंखें डालकर कहा, आई वॉन्ट यू नाउ। ये कहकर शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों में खींचा। वो उसे दोबारा किस करने वाला था, तभी लावण्य ने पूछा, किस रिश्ते से? हम क्या है शिवांश? रिश्ता क्या है हमारे बीच? ये सुनकर शिवांश तुरंत रुक गया। वो समझ गया था कि लावण्य आगे नहीं बढ़ना चाहती है। शिवांश ने तुरंत लावण्य को अपनी बाहों से आज़ाद किया और सीट पर थोड़ा फैल कर सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। शिवांश थोड़ा थका हुआ था और परेशान सा लग रहा था। लावण्य ने कुछ देर शिवांश को देखा और फिर अपनी नजरें फेर ली। वो अपने घर जाना चाहता था, घर जाना चाहती थी, लेकिन शिवांश का उसे घर भेजने का कोई इरादा नहीं था। लावण्य ने सवाल किया, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? शिवांश ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, एक नया खिश आया है, बस उसे लेकर ही तंग हूँ। ये कहकर शिवांश ने दोबारा लावण्य को अपनी बाहों में लिया और कहा, कुछ देर मेरे साथ रहो, ऐसे ही मेरी बाहों में रहो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लावण्य ने उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, ओके। शिवांश की आवाज़ में थकान झलक रही थी, इसलिए लावण्य ना नहीं कह पाई। वो वैसे भी कभी शिवांश को ना नहीं कह पाई थी। शिवांश के अंदर कोई तो खास ताकत थी, जिस वजह से लावण्य उसके सामने आते ही ब्लैंक हो जाती थी और शिवांश की बातें मान लेती थी। लावण्य काफ़ी देर से चुप थी, इसलिए शिवांश ने पूछा, क्या सोच रही हो? लावण्य ने ना में सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। उसके बाद इसके बाद दोबारा माहौल शांत हो गया। ना तो शिवांश ने कुछ कहा और ना ही लावण्य ने कुछ कहा। दोनों बस एक दूसरे को हक करते हुए लेटे रहे। पर लावण्य के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। वो जानती थी कि वो शिवांश की ओर अट्रैक्ट है। यही वजह थी कि लावण्य ने शिवांश को खुद से दूर नहीं धकेला। शिवांश के लिए लावण्य ने वो चीज़ें फील की जो उसने रोहित के लिए कभी फील नहीं की थी। शिवांश के एक किस करने पर ही लावण्य घुटने टेक देती थी, लेकिन रोहित के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर इंटीमेसी की बात की जाए तो रोहित के साथ होते हुए लावण्य ने इंटीमेसी के बारे में कभी सोचा नहीं, पर शिवांश के साथ होते हुए वो कई बार अपनी हदें पार करने को तैयार हो जाती थी। अपने इस ख्याल पर लावण्य ने खुद को डांटा और कहा, बकवास बंद कर लावण्य, फालतू चीजें मत सोच। रोहित के साथ तो शिवांश को कंपेयर कभी करना ही मत, और शिवांश के लिए अपने दिमाग से सारे फालतू ख्याल बाहर निकाल दे। तुम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, इसलिए उसके साथ जिंदगी बिताने के सपने मत देख। इन्हीं ख्यालों के साथ लावण्य को नींद आ गई। शिवांश ने सोई हुई लावण्य को देखा और उसे निहारने लगा। लावण्य काफी सुंदर थी। मूवी स्टार्स की तुलना में तो वो भी मूवी स्टार्स की तुलना में तो वो फीकी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी मासूम और अट्रैक्टिव थी। इसी वजह से लावण्य के चाहने वाले काफ़ी थे।
शिवांश भी लावण्य की तरफ अट्रैक्ट था। शिवांश को मालूम था कि लावण्य काफ़ी मासूम और सीधी-सादी है, इसी वजह से वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। अचानक ही लावण्य के साथ घर बसाने का और पूरी ज़िंदगी बिताने का ख़्याल शिवांश के मन में आया। ये ख़्याल आते ही शिवांश ने खुद से कहा, नहीं नहीं, शादी वगैरह मेरे लिए नहीं है। मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकता। ये चीज़ें सिर्फ टाइम की बर्बादी है। ये सोचते हुए शिवांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और थकान के कारण वो भी सो गया। कुछ देर बाद लावण्य की नींद खुली और वो हिलने डुलने लगी, जिस वजह से शिवांश भी उठ गया। लावण्य ने पूछा, टाइम क्या हुआ? शिवांश ने अपने फ़ोन में टाइम चेक किया और जवाब दिया, रात के 1:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर और रुको, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। लावण्य ने नाम में सिर हिलाया, पर शिवांश की बाहों से छूटने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। ये देखकर शिवांश हंस पड़ा। उसने लावण्य के गालों को खींचते हुए पूछा, तुमसे अपनी बात मनवाना सचमुच में बहुत ही आसान है, या फिर तुम ये पोजीशन एंजॉय कर रही हो? ये सुनकर लावण्य झटके से शिवांश से अलग हुई और तुरंत पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। ये देखकर शिवांश को हंसी आई, लेकिन वो लावण्य का चेहरा देखकर हैरान था, जो शर्म से लाल हो रखा था। शिवांश और लावण्य के बीच काफी कुछ हो चुका था और ऊपर से शिवांश लावण्य के साथ फ्लर्ट भी बहुत करता था। फिर भी लावण्य अपनी बड़ी आसानी से शर्मा जाती थी। लावण्य ने जब महसूस किया कि शिवांश उसे ताड़ रहा है, तो उसने चिढ़ते हुए कहा, अब ऐसे ही मुझे घूरते रहेंगे या चलेंगे भी? चलिए ना, मुझे घर जाना है। शिवांश ने तुरंत ही लावण्य को तंग करना बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और ड्राइव करना शुरू किया। लावण्य ने शिवांश को अपना एड्रेस बताया, जो कि रोहित की बदौलत अब बदल चुका था। कुछ देर बाद एक सोसाइटी के सामने आकर लावण्य ने कहा, बस यहीं पर जाना है मुझे, थैंक यू सो मच। ये कहकर लावण्य ने अपना बैग उठाया और शिवांश को बाय कहकर चली गई। शिवांश चुपचाप लावण्य को जाते हुए देखता रहा। लावण्य पहले की तुलना में काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और इसका कारण शिवांश जानता था। शिवांश को पता था कि लावण्य किन किन कठिनाइयों का सामना कर रही है। एक पल के लिए शिवांश अपनी पूरी ताकत लगाकर लावण्य की मदद करना चाहता था, लेकिन फिर उसने ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया। शिवांश ने खुद से कहा, अगर लावण्य को मेरी मदद चाहिए तो वो खुद मुझसे रिक्वेस्ट करेगी। अब मैं खुद से भला इंसान बनकर उसकी हेल्प नहीं करना चाहता। लास्ट टाइम जो 11 लाख दिए थे वो लावण्य ने लौटा दिए, तो फिर मुझे कौन सा संत बनने का शौक चढ़ा है? ये कहते हुए शिवांश ने अपनी गाड़ी घुमाई और अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गया। लावण्य भी अपने अपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी और शिवांश को जाते हुए देख रही थी, पर शिवांश और लावण्य दोनों ही इस बात से अनजान थे कि कोई इंसान काफ़ी देर से उनके पीछे था। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि रोहित था। जब से लावण्य शिवांश की कार में बैठी थी, तब से रोहित उन दोनों के पीछे था और उनकी सारी हरकतें देख रहा था। रोहित ने देखा कि किस तरह शिवांश ने लावण्य को किस किया और लावण्य ने उसका साथ दिया। रोहित ने खुद से सवाल किया, लावण्य इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर सकती है? क्या उसे शिवांश से प्यार हो गया है? और शिवांश का क्या, जो इंसान लड़कियों से घिरे होने के बावजूद उन्हें छूना भी पसंद नहीं करता, उसे लावण्य में क्या नजर आ गया? आखिर चल क्या रहा है इन दोनों के बीच? शिवांश और लावण्य के बीच जो कुछ भी था, उस वजह से रोहित गुस्से में उबल रहा था। वो नहीं चाहता था कि लावण्य उसके अलावा किसी और आदमी की तरफ देखे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहानी चल रही थी। गुस्से में रोहित ने अपनी सेक्रेटरी को कॉल किया और पूछा, जो कहा था वो काम किया तुमने? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, यस सर। रोहित ने एक सर्द लहजे में कहा, ठीक है, अब एक्शन की बारी, कल ये काम हो जाना चाहिए। दूसरी ओर से रिप्लाई आया, यस सर, सब हो जाएगा। ये सुनकर रोहित को बड़ी संतुष्टि मिली और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, बस आज की रात लावण्या, आज तुम चैन से सो सकती हो, क्योंकि कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है। अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद लावण्या ने लिविंग रूम की लाइट्स ऑन की और पानी पीने के लिए सीधे किचन में चली गई। उसने ग्लास की ओर हाथ बढ़ाया ही था, तभी पीछे से निधि की आवाज़ आई, आ जाने में इतनी देर क्यों हुई?
अचानक निधि की आवाज़ सुनकर लावण्य उछल पड़ी क्योंकि निधि कई दिनों से घर पर नहीं थी। लेकिन लावण्य ने जल्दी ही खुद को नॉर्मल किया और एक ग्लास में अपने लिए पानी भरा। निधि की ओर मुड़ने के बाद लावण्य ने कहा, आज काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए मुझे रुकना पड़ा। पर आप कब आई और मुझे बताया क्यों नहीं? निधि ने जवाब दिया, मैं शाम को ही आ गई थी। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी इसलिए तुम्हें कॉल नहीं किया। अब तुम आ गई हो तो जल्दी से बैठो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। लावण्या को भूख बहुत लगी थी इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। ये कहकर लावण्या निधि के सामने से गुजरी लेकिन निधि ने उसे रोक लिया। निधि ने लावण्या को ऊपर से नीचे तक देखा और करीब से उसे स्मेल किया। लावण्या से सिगरेट की स्मेल आ रही थी जिस वजह से निधि झटके से उससे दूर हो गई। निधि ने पूछा, तुमने सिगरेट पी है? ये घटिया शौक कब पाल लिया तुमने? तुमने कहा था मैंने तुमने कहा था कि मैंने कि ऐसी चीज़ें खतरनाक होती है, तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब लावण्य क्या कहती? वो निधि को ये बता नहीं सकती थी कि सिगरेट उसने नहीं बल्कि शिवांश ने पी है। और शिवांश लावण्य से बिल्कुल चिपका हुआ था इसलिए लावण्य पर से भी सिगरेट की स्मेल आ रही है। लावण्य ने नज़रें नीचे करते हुए कहा, मैं थोड़ी स्ट्रेट थी इसलिए दोबारा ऐसा नहीं होगा। निधि ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, अच्छी बात है। दोबारा मुझे पता चला कि तुमने सिगरेट को छुआ है तो मैं तुम्हें इस घर में आने भी नहीं दूंगी। अब तुम पूरी तरह से मेरी जिम्मेदारी हो और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। निधि की बात सुनकर लावण्य का दिल टूट गया। निधि ये बात एक्सेप्ट कर चुकी थी कि राजेश को जेल में रहकर अपनी सज़ा पूरी करनी है और वो लोग कुछ नहीं कर सकते। अपनी फैमिली की ये हालत देख कर लावण्य को गुस्सा आ रहा था। वो रोहित से बदला लेना चाहती थी पर लावण्य ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वो रोहित के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। फालतू ख्यालों को अपने दिमाग से बाहर निकाल कर लावण्य नहाने चली गई। जब लावण्य खाना खा रही थी तभी निधि ने पूछा, वो जो वकील है शिवांश राणावत, वो तुम्हें यहाँ तक छोड़ कर गया है ना? क्या अभी भी तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में हो? लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ। भले ही पापा का केस मिस्टर रॉय हैंडल कर रहे हैं लेकिन यहाँ शिवांश का भी बहुत बड़ा रोल है। शिवांश से मेरा कॉन्टैक्ट अभी तक है जब तक ये केस चल रहा है, उसके बाद हम अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। ये सुनकर निधि थोड़ी दुखी हो गई। निधि को शिवांश बहुत पसंद था और शिवांश जिस तरह लावण्य को ट्रीट करता था उससे निधि ने सोचा कि शायद शिवांश लावण्य को पसंद करता है। लेकिन लावण्य ने यहाँ पर यह बात क्लियर कर दी थी कि वो शिवांश से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है। लावण्य ने पूरे 4 साल रोहित के साथ बर्बाद किए। उसने अपना टाइम और पैसा रोहित को दिया लेकिन बदले में रोहित ने ना सिर्फ लावण्य को धोखा दिया बल्कि उससे सब कुछ छीन भी लिया। निधि का मानना था कि लावण्य एक अच्छा इंसान डिजर्व करती है और शिवांश उसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट था। लावण्य को पता था कि निधि के दिमाग में क्या है इसलिए उसने कहा, आप ज़्यादा मत सोचिए, शिवांश और मेरा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि हम दोनों का स्टेटस मैच नहीं करता और शायद आप भूल रही हैं कि रोहित और शिवांश एक दूसरे के रिश्तेदार होने वाले हैं इसलिए शिवांश से दूर रहने में ही भलाई है। इस बात पर तो निधि ने भी सहमति जताई और शिवांश का ख्याल अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। लावण्य ने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और बर्तन धोने के बाद अपने 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 कमरे में जाकर लेट गई। लावण्य की आंखों में नींद नहीं थी। लावण्य लगातार करवट बदल रही थी लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। रात के 3 बज गए थे और लावण्य आंखें खोलकर बिस्तर में पड़ी हुई थी। तभी उसे किसी का मैसेज आया। लावण्य ने सोचा कि शायद रोहित ने उसे मैसेज किया है और कोई धमकी दी है लेकिन ये मैसेज शिवांश का था। शिवांश ने पूछा, सो गई क्या? साथ ही एक तस्वीर भी थी जिसमें शिवांश के अपार्टमेंट से बाहर का नज़ारा दिखाई दे रहा था। लावण्य ने खुद से कहा, अभी रिप्लाई नहीं करूँगी वरना इन्हें लगेगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही फ्री हूँ। लावण्य ने सोचा कि वो आधे घंटे में शिवांश को रिप्लाई कर देगी लेकिन उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गई। उसके बाद सुबह 5 बजे ही लावण्य की नींद खुली। उसने तुरंत शिवांश को रिप्लाई करते हुए कहा, सॉरी मैं सो गई थी। दूसरी तरफ शिवांश इस वक्त मिस्टर रॉय के ऑफिस में बैठा हुआ था। उसने लावण्य का मैसेज पढ़ा और मुस्कुराने लगा लेकिन शिवांश ने इस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया। मैसेज पढ़ने के बाद शिवांश ने मिस्टर रॉय की ओर देखा और कहा, अब आप ज़्यादा मत सोचिए, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मिस्टर रॉय ने रेड वाइन की एक सिप ली और शिवांश को ध्यान से देखा।
इस वक्त शिवांश बड़े ध्यान से कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहा था। ये राजेश के केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे। मिस्टर रॉय ने चिढ़ाने वाले अंदाज में शिवांश से पूछा, वैसे तुम ये कर क्यों रहे हो? लावण्य के कारण? शिवांश ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, आपको क्या लगता है? मिस्टर रॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स लावण्य के कारण ही तुम ये सब कर रहे हो। वैसे लावण्य बहुत अच्छी लड़की है, आकाश उसे पसंद करता है। ये सुनकर शिवांश के चेहरे से स्माइल गायब हो गई, लेकिन उसने अपने एक्सप्रेशन को दोबारा ठीक कर लिया। शिवांश ने फाइल बंद करते हुए कहा, आप अभी लावण्य को इस बारे में कुछ मत बताना, मुझे थोड़ा और सोचना है। मिस्टर रॉय ने शिवांश की बात मानते हुए कहा, श्योर। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कुछ देर बाद वो मिस्टर रॉय के ऑफिस से बाहर आ गया। शिवांश अपनी गाड़ी के बैक सीट में बैठ गया और ड्राइवर से गाड़ी ड्राइव करने को कहा। कुछ सोचकर शिवांश ने लावण्य को कॉल किया। जल्दी ही कॉल रिसीव हुई और दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो। शिवांश ने गहरी सांस ली और कहा, लावण्य। लावण्य ने कन्फ्यूजन में पूछा, जी। शिवांश ने अपने हाथ में पकड़े हुए डॉक्यूमेंट्स को देखा और कहा, मैं एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मेरे अपार्टमेंट में आकर मिलोगी ना? लावण्य को पता था कि शिवांश को कोई काम की ही बात करनी है। वो फालतू कुछ भी नहीं कह रहा है। ऊपर से अपने पापा के केस में लावण्य को शिवांश की ज़रूरत थी, इसलिए शिवांश को गुस्सा करके लावण्य शिवांश से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहती थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ। ये जवाब सुनकर शिवांश ने धीमी सी आवाज़ में कहा, तुम इतनी नाजुक और मासूम क्यों हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे इस बिहेवियर का फ़ायदा कोई भी उठा सकता है। सुधर जाओ, वरना फ़ायदा तो छोड़ो, कोई तुम्हें ही उठा कर ले जाएगा। शिवांश की बात सुनकर लावण्य का चेहरा लाल हो गया। उसने कुछ नहीं कहा। शिवांश मन ही मन लावण्य का रिएक्शन इमेजिन करके हंसने लगा। उसने लावण्य को ज़्यादा तंग नहीं किया और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं अंजलि को पियानो क्लासेस देने के बाद लावण्य स्कूल जा रही थी। वो पूरे रास्ते यही सोच रही थी कि शिवांश को उससे ऐसी कौन सी बात करनी है जो उसने एक हफ्ते पहले ही लावण्य को इस बारे में बता दिया। ये सोचते सोचते लावण्य म्यूजिक सेंटर पहुंची, पर यहाँ का माहौल बदला हुआ था। सब लावण्य को अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। लावण्य ने रितिका से पूछा, सब मुझे ही क्यों देख रहे हैं? क्या हो गया? रितिका ने धीमी सी आवाज में कहा, तुम यहाँ काम करने के अलावा कहीं भी कहीं भी काम करती हो? ये बात प्रिंसिपल और डायरेक्टर तक पहुंच चुकी है। ये सुनते ही लावण्य का चेहरा फीका पड़ गया। उसने पूछा, मैनेजर मैम ने मुझे डिफेंड नहीं किया। रितिका ने जवाब दिया, किया था। डायरेक्टर ने तो उनकी बात मानी और तुम्हारी सिचुएशन को समझने की कोशिश की, लेकिन प्रिंसिपल को समझने को तैयार नहीं है। अभी तुम्हें डायरेक्टर ने ऑफिस में बुलाया है। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी नज़र आहाना नाम की एक कलीग पर पड़ी, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। कुछ सोचकर लावण्य ने रितिका से पूछा, प्रिंसिपल को कैसे पता कि मैं कहीं और काम करती हूँ? रितिका ने जवाब दिया, आहाना ने वो तुमसे बहुत जलती है। जैसे ही उसे तुम्हारा ये सीक्रेट पता चला, उसने सीधे प्रिंसिपल के कान भरने शुरू कर दिए। लावण्य का शक सही था, ये आहाना का ही काम था। दरअसल आहाना और लावण्य ने एक ही साथ स्कूल ज्वाइन किया था। ये स्कूल शहर के सबसे अच्छे स्कूल में से एक था, जहाँ काफ़ी अमीर घराने के बच्चे पढ़ने आते थे और उनके पेरेंट्स अपने हिसाब से अपने बच्चे का टीचर सेलेक्ट करते थे। लावण्य बहुत अच्छे से पियानो प्ले करती थी और उसके सिखाने का अंदाज भी काफ़ी अच्छा था, जिस वजह से ज़्यादातर पेरेंट्स की चॉइस लावण्य ही थी। इस कारण लावण्य को सैलरी भी अच्छी मिलती थी और यहीं से आहाना की प्रॉब्लम शुरू हुई। लावण्य ने गहरी सांस ली और रितिका से कहा, ठीक है, मैं डायरेक्टर से मिलने जा रही हूँ। ये कहकर लावण्य डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ गई। ऑफिस के बाहर एक बोर्ड लगा था, मिसेस शांति सक्सेना। लावण्य ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और परमिशन मिलने के बाद अंदर एंट्री ली। शांति ने लावण्य को बैठने का इशारा किया और कहा, दरअसल जब से तुमने यहाँ काम करना शुरू किया है, तब से ही मैं जानती हूँ कि तुम कहीं और भी काम करती हो, लेकिन मुझे तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम भी पता थी, इसलिए मैंने इस बात को छुपा कर ही रखा। लेकिन अब ये सबको पता चल चुका है। लावण्य ने पूछा, तो फिर प्रिंसिपल सर इस बात को क्यों नहीं समझते? शांति ने आराम से कहा, हम दोनों ही ये बात समझते हैं, लेकिन तुम्हें तो इस स्कूल की रेपुटेशन के बारे में पता है ना।
यहाँ अमीर घराने के बच्चे पढ़ने आते हैं। पिछले एक हफ्ते से कई सारे पेरेंट्स ने तुम्हें स्कूल से निकालने की डिमांड की है और तुम जानती ही हो कि अगर हम उन सभी के खिलाफ गए तो वो ये स्कूल भी बंद करवा सकते हैं। लावण्या ने हाँ में सिर हिलाया और अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर टेबल पर रख दिया। शांति की बात बिल्कुल सही थी। ये स्कूल अमीरों का स्कूल था और यहाँ वही होता था जो वो चाहते थे, इसलिए प्रिंसिपल भी इस मामले में कुछ नहीं कह सकते थे। लावण्या ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ, इसलिए ना तो मैं आपको ब्लेम दूंगी और ना ही अपनी नौकरी बचाने के लिए गिड़गिड़ाऊंगी। आपने मुझे अच्छे से ट्रीट किया और अभी तक मेरा साथ दिया, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच। शांति ने गहरी सांस ली और पूछा, तुम इस स्कूल को छोड़ने का मतलब समझती हो? सबसे अमीर घरों के बच्चे सिर्फ तुमसे पियानो बजाना सीखना चाहते हैं और बहुत लोग इस वजह से जेलस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल अहाना, वो पिछले एक हफ्ते से तुम्हारे खिलाफ मेरे कान भर रही हैं, लेकिन इतने सारे पेरेंट्स का एक साथ तुम्हारे खिलाफ जाना बहुत अजीब है। क्या तुमने किसी बड़े आदमी से पंगा लिया है? शांति की बात सुनकर लावण्य की आंखें हैरानी से फैल गई और तभी उसे महसूस हुआ कि यह काम रोहित ने किया है। आहाना अकेली ही सब कुछ नहीं कर सकती थी। इतने सारे पेरेंट्स को लावण्य के खिलाफ करना अकेले आहाना की बस की बात नहीं थी। तो फिर मतलब साफ था, रोहित एक बार फिर अपना घटियापन दिखाई दिया। पर लावण्य ने ये बात शांति से कह नहीं सकती थी, इसलिए उसने अनजान बनते हुए कहा, पता नहीं मैम, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है। पर मनी मन लावण्य ने कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगे रोहित। मुझसे अपनी बात मनवाने के लिए तुम इतने घटिया तरीके अपना रहे हो। मैं भी देखती हूँ कि तुम और क्या क्या कर सकते हो। ये सोचकर लावण्य डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर जाने को तैयार हुई, लेकिन शांति ने उसे रोकते हुए कहा, मैं कुछ समय के लिए तुम्हें इस नौकरी से निकाल रही हूँ, पर तुम जैसी टैलेंटेड टीचर हम नहीं खोना चाहते, इसलिए मैं सभी पेरेंट्स को किसी तरह कन्विंस करने की कोशिश करूंगी और मौका मिलते ही तुम्हें तुम्हारी नौकरी लौटा दूंगी। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए इतना सब करने के लिए थैंक यू मैम, यू आर द बेस्ट। लावण्य सच में शांति की बहुत शुक्रगुजार थी। लावण्य ने डायरेक्टर को बाय कहा और सामान समेटने लगी। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये रोहित मुझे तंग करना बंद नहीं करेगा। अगर मैं इस शहर में रही तो वो मेरा और दिमाग खराब करेगा और अभी मैं रोहित के खिलाफ जा नहीं सकती, इसलिए मुझे ये शहर छोड़कर जाना होगा। मैं आज ही माँ को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। लावण्य ने यह सोच तो लिया था, लेकिन बेचारी ये नहीं जानती थी कि रोहित ने उसके लिए और भी काफ़ी कुछ प्लान किया था, जिस वजह से उसका शहर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अपना सारा सामान लेकर लावण्य वापस घर जा ही रही थी, तभी आहाना ने उसका रास्ता रोक लिया। लावण्य को पता था कि आहाना उसका मजाक उड़ाने वाली है और अपनी बात पूरी किए बिना वो चैन नहीं लेगी, इसलिए लावण्य चुपचाप अपनी जगह खड़ी हो गई। आहाना ने फिक्र करने का दिखावा करते हुए कहा, लावण्या, क्या तुम इस स्कूल के रूल्स नहीं जानती? माना कि तुम यहाँ की सबसे पॉपुलर टीचर हो और तुम्हें लगभग एक सेलिब्रिटी का स्टेटस मिल ही गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम रूल्स तोड़ने लगोगी। अब फ्यूचर में कौन तुम्हें काम देगा? लावण्या ने सर्द लहजे में कहा, रोहित के दम पर ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि रोहित के कहने पर ही तुम सब कुछ कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि किसी पर भी बहुत ज़्यादा भरोसा करना खतरे से खाली नहीं? देख लेना, अपना काम निकलने पर रोहित तुम्हारा भी काम तमाम कर देगा। ये सुनकर रहाना जोर जोर से हंसने लगी। उसने लावण्य की ओर करीब आकर धीरे से पूछा, तुम्हें क्या मैं अपने जैसे बेवकूफ़ दिखती हूँ? क्या तुम जानती हो कि रोहित और मैं तो बहुत पहले से कांटेक्ट में हैं, जब तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी तब से। फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स का मतलब समझती हो ना लावण्य? लावण्य ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ आहाना को देखा। कहीं न कहीं वह जानती थी कि आहाना क्या कहना चाह रही है, लेकिन लावण्य को तो आहाना के ही मुंह से सुननी थी। जब आहाना ने देखा कि लावण्य चुप्पी साधे खड़ी है, तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं और रोहित फिजिकल रिलेशन में हैं, जब तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी तब भी और अब भी। जब अभी तक रोहित ने मुझे नहीं छोड़ा तो आगे भी नहीं छोड़ेगा। आहाना की बात सुनकर लावण्य को घिन आ रही थी। उसे रोहित पर गुस्सा नहीं बल्कि अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी। लावण्य ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब वो पूरी लगन से उसकी मदद कर रही थी तब रोहित उसे इस तरह धोखा दे रहा था। लावण्य ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छी बात है, तुम्हारा फ्यूचर मुझे काफ़ी ब्राइट लगता है।
बस तुम इसी तरह रोहित से चिपके रहना। ये कहकर लावण्य जाने लगी, लेकिन दोबारा आहाना ने उसे रोक लिया। दरअसल कॉलेज टाइम से ही आहाना लावण्य से जलती थी। आहाना का मानना था कि लावण्य को सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, चाहे वो किसी भी काम में सक्सेस हो या फिर बॉयफ्रेंड। एक ही जगह पर एक ही बात काम करने के बावजूद लावण्य को ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। अब जब लावण्य को स्कूल से निकाल दिया गया तो आहाना खुश थी। आहाना भी रोहित को पसंद करती थी, लेकिन लावण्य को रोहित की गर्लफ्रेंड का टैग मिल गया और आहाना बस उसकी फ्रेंड विथ बेनिफिट बनकर रह गई। आहाना ने अपने दिल में लगी आग को शांत करने के लिए कहा, जानती हो, रोहित को तुम में इंटरेस्ट नहीं रहा। तुम्हें बस उसकी गर्लफ्रेंड का टाइटल मिला, लेकिन फिर भी तुमने उसे चीट किया क्योंकि तुम बहुत बोरिंग हो। एक तो इतनी बोरिंग से कपड़े पहनती हो, ऊपर से जब जब रोहित ने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की तब तब तुमने उसे दूर धकेल दिया। लावण्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें और रोहित को बहुत सारी खुशियाँ मिले और तुम इसी तरह फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स बने रहो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रोहित तुम्हें कभी अपनी वाइफ का दर्जा देगा। तुम मिस्ट्रेस बनने के लायक ही हो। ये कहकर लावण्य ने आहाना को खुद से दूर धकेला और स्कूल से बाहर चली गई। आहाना बस पाँव पटकती रह गई, पर उसने सोचा कि अब लावण्य के पास कुछ नहीं बचा, तो अब वो दर दर की ठोकरें ही खाएगी। लावण्य के बुरे फ्यूचर के बारे में सोचकर आहाना खुश हो गई। कुछ सोचकर आहाना ने रोहित को मैसेज किया, मैंने एक नई नाइटी खरीदी है, क्या मैं आज शाम वो नाइटी पहनकर तुम्हें दिखाऊं? रोहित ने करीब 2 घंटे बाद रिप्लाई किया, नहीं, आजकल मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे फालतू में मैसेज मत किया करो वरना किसी दिन मैं फंस जाऊंगा। रोहित का रिप्लाई देखकर आहाना को बुरा लगा, लेकिन वो समझ गई कि शायद प्रीति के कारण रोहित ऐसा कह रहा है। रोहित अभी तक आहाना के साथ अफेयर कंटिन्यू कर रहा था, तो आहाना ने समझ लिया कि रोहित उससे ही प्यार करता है। आहाना जानती थी कि रोहित ने सिर्फ पैसों के लिए प्रीति से सगाई की है। उसका ये भी मानना था कि एक बार रोहित का काम निकल जाए तो लावण्य की तरह प्रीति को भी छोड़ देगा और आहाना से शादी कर लेगा। बस यही सोचकर आहाना खुश हो रही थी। स्कूल से बाहर आने के बाद लावण्य एक पब्लिक पार्क में चली गई। वो घर नहीं गई, क्योंकि अगर निधि को पता चलता कि लावण्य को नौकरी से निकाल दिया गया है तो निधि खुद से कोई जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगी। लेकिन लावण्य निधि को तंग नहीं करना चाहती थी। एक गहरी सांस लेती हुए लावण्य ने कहा, मुझे मिस्टर रॉय को पैसे भी देने हैं। मेरी एक जॉब तो जा चुकी है और रोहित का कुछ भरोसा नहीं है कि कब उसकी बदौलत दूसरी जॉब भी चली जाए। मेरे पास ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं है। कुछ तो करना होगा जिससे मैं मिस्टर रॉय को उनकी फीस दे सकूं। कुछ सोचकर लावण्य ने अपने गले से एक लॉकेट निकाला। इस लॉकेट में एक पिंक डायमंड था जो आसानी से नहीं मिलता था। ये लॉकेट लावण्य की माँ की आखिरी निशानी थी जो उन्होंने मरने से पहले लावण्य को दी थी। उस लॉकेट को देखकर लावण्य की आंखें भर आई। लावण्य ने उस लॉकेट को किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी माँ। उस लॉकेट को लेकर लावण्य एक ज्वेलरी शॉप में गई। वहाँ के मैनेजर ने काफ़ी ध्यान से उस चैन की जांच पड़ताल की। लावण्य भी चुपचाप बैठकर सब कुछ देख रही थी। कुछ देर बाद मैनेजर ने कहा, 5 लाख। ये पिंक डायमंड काफ़ी कीमती है, इसलिए मैं इस लॉकेट के बदले 5 लाख रुपए दे सकता हूँ। लावण्य जानती थी कि उस गुलाबी हीरो की कीमत 5 लाख से ज़्यादा है, पर अभी वो मैनेजर से बहस नहीं कर सकती थी। उसे जितना मिल रहा था वो उसमें ही खुश थी। लावण्य ने कहा, ठीक है, अभी मुझे पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, मैं ये लॉकेट बेचने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर ने तुरंत लावण्य के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। पैसे मिल जाने के बाद लावण्य मिस्टर रॉय से मिलने गई। उसने उन्हें उनकी फीस दी और बाकी पैसे अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल दिए। अब लावण्य रास्ते चलते चलते सोच रही थी कि उसे आगे क्या करना है। तभी उसे रिति का कॉल आने लगा। लावण्य जानती थी कि अब रिति को पता चल ही गया होगा कि उसकी जॉब जा चुकी है। शायद तभी रिति उसे कॉल कर रही होगी। लावण्य ने कॉल रिसीव किया और कहा, हेलो। रिति ने पूछा, कहाँ हो? मुझसे अभी मिल सकती हो? लावण्य ने जवाब दिया, हाँ मिल सकती हूँ। रिति ने तुरंत कहा, परफेक्ट, मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट का एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी वहाँ पहुँचो। ये कहकर रिति ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। रेस्टोरेंट पास में ही था, इसलिए लावण्य पैदल ही चल पड़ी। लावण्य को पता था कि उससे ज़्यादा गुस्से में इस वक्त रिति होगी। रिति के चेहरे पर आने वाले अजीबोगरीब एक्सप्रेशन के बारे में सोचकर लावण्य के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। कुछ देर बाद लावण्य ने रिति को सब कुछ बता दिया।
आज उसे आहाना ने जो भी कुछ कहा था वो सारी बातें लावण्य ने रिति को बता दी। रिति तो इतनी हैरान हो चुकी थी कि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने गुस्से में तीखी हरी मिर्ची को चबाते हुए कहा, डैम इट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोहित इतना चीप इंसान है। आहाना का तो मैं जानती ही थी कि वो अमीर लड़कों से हुकअप्स करती रहती है, लेकिन रोहित से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। एक तरफ तुम उसकी मदद कर रही थी और दूसरी तरफ वो बदतमीज आदमी तुम्हें धोखा दे रहा था। लावण्य ने रिद्धि को मिठाई का एक टुकड़ा खिलाते हुए कहा, इसी बात का तो अफसोस है मुझे। मैं रोहित के प्यार में इतनी अंधी थी कि मुझे उस पर शक ही नहीं हुआ। मेरी पीठ पीछे उसने आहाना के साथ अफेयर रखा और प्रीति को भी अपने जाल में फंसा लिया। प्रीति ने मुंह बनाते हुए कहा, छोड़ो, अब खुद को कोसना बंद करो। अब रोहित प्रीति से शादी करने जा रहा है, यानी रावत फैमिली की उस पर कड़ी नजर रहेगी। अगर रोहित ने प्रीति का दिल तोड़ा तो शिवांश उसे आसानी से जाने नहीं देगा। प्रीति का टॉपिक आते ही लावण्य को शिवांश की बात याद आ गई। शिवांश ने बताया था कि सिर्फ रोहित के लिए प्रीति ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। अब लावण्य यही सोच रही थी कि ना जाने तब प्रीति का क्या होगा जब वो रोहित का असली चेहरा देखेगी। क्या तब भी वो खुद को नुकसान पहुंचाएगी? लावण्य ने मन ही मन खुद से सवाल किया, यार प्रीति तो छोड़ो, अगर शिवांश को रोहित की हरकतें पता चली तो वो क्या करेंगे? तभी अभी तक तो प्रीति की जिद के कारण वो आंखें बंद करके बैठे हैं। पता नहीं कब तक यूं अंधे बने रहेंगे। रिति ने जब देखा कि लावण्य गहरी सोच में डूबी हुई है तो उसे लगा कि शायद वो रोहित के बारे में सोचकर दुखी हो रही है और खुद को कोस रही है। रिति ने लावण्य की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम ज्यादा मत सोचो लावण्य, रोहित को उसकी करनी का फल जरूर मिलेगा। वैसे भी वो रोहित आहाना जैसी लड़की ही डिजर्व करता है। लावण्य ने नाम में सिर हिलाया और कहा, मैं रोहित के बारे में नहीं सोच रही, मेरे पास कई और भी चीज़ें हैं जिनकी अभी मुझे चिंता है। ये सुनते ही रिति ने कहा, राइट, अभी तुम्हारा फोकस सिर्फ पैसे पर होना चाहिए। अभी तुम्हें पक्का पैसों की ज़रूरत होगी, लेट मी हेल्प यू। ये कहकर रिति ने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और उसे लावण्य के हाथ में पकड़ा दिया। लावण्य ने उस कार्ड को देखा और फिर नर्वस होकर रिति को देखा। अपने होठों को धीरे से बाइट करते हुए लावण्य ने कहा, एक्चुअली मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने वो लॉकेट बेच दिया है। ये सुनती ही रिति ने तुरंत लावण्य के गले में नजर डाली, जो आज खाली खाली सा लग रहा था। रिति ने खा जाने वाली नजर से लावण्य को देखा और उसे डांटते हुए कहा, पागल लड़की, ये क्या हरकत थी? ये लॉकेट तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी थी, तुम्हें उसे नहीं बेचना चाहिए। तुम्हारी मदद के लिए मैं हूं ना यहाँ। मुझसे मुझसे कहना चाहिए था तुम्हें। लावण्य ने धीमी आवाज में कहा, नहीं रीति, तुम पहले भी मुझे बहुत सारे पैसे दे चुकी हो जो पता नहीं मैं कब तक लौटा पाऊंगी। अब यही मेरा लास्ट ऑप्शन था। तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। जो होना था वो हो गया है और अब उसे बदला नहीं जा सकता। रीति कुछ कहना चाहती थी तभी लावण्य को किसी का कॉल आने लगा। लावण्य ने कॉल रिसीव किया और दूसरी ओर से जो कहा जा रहा था उसे सुनने लगी। धीरे धीरे लावण्य के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते गए और लास्ट में उसके एक्सप्रेशन ही गायब हो गए। लावण्य ने सर्द लहजे में कहा, ठीक है। ये कहकर उसने अपनी टेबल पर फोन रख दिया और दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। रीति समझ गई थी कि कोई तो बुरी खबर लावण्य को मिली है जिसकी वजह से लावण्य परेशान है। रीति सब कुछ जानना चाहती थी लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं। कुछ देर की खामोशी के बाद लावण्य ने कहा, होटल से फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। ये सुनते ही रिति का चेहरा गुस्से से भर उठा। उसने गुस्से में कहा, ये रोहित भी ना, मन तो कर रहा है कि उसका गला दबा दूं। पहले तो उसने तुम्हें धोखा दिया, फिर किसी और से सगाई की और अब ये घटियापन। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर ही रहूंगी। लावण्य ने रिति का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। रिति तो रोहित का मर्डर करने के लिए तैयार थी और वो ऐसा कर भी देती अगर लावण्य उसे किसी तरह रोकती नहीं तो। लावण्य ने एक सपाट लहजे में कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो लेकिन रोहित सुधरने वालों में से नहीं है। वो ये सब बस इसलिए कर रहा है ताकि मैं उसकी मिस्ट्रेस बन जाऊं। रिति ने पूछा, पर क्यों? आखिर दिक्कत क्या है उसे? क्या उसके पास उसकी एक मंगेतर नहीं? क्या आहाना जैसी मिस्ट्रेस भी उसे कम पड़ रही है? आखिर उसे तुमसे क्या चाहिए? लावण्य ने जवाब दिया, वो बस खुद को तसल्ली दिला रहा है। रोहित दावा करता है कि उसे मुझसे प्यार है और बस इसलिए वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पर असल में रोहित को सिर्फ पावर और पैसों से ही प्यार है। मुझे अपने पास रखकर वो ये दिखाना चाहता है कि मजबूरी में भले ही उसने प्रीति का हाथ थामा हो
लेकिन उसने कभी अपने असली प्यार को नहीं छोड़ा। लावण्य की बात सुनकर रिति को रोहित के लिए बस नफरत और घिन महसूस हो रही थी। उसने काफ़ी देर तक लावण्य से बातचीत की और उसका दुख दर्द शेयर किया। लावण्य ने रिति से अपनी फ्यूचर प्लान की डिस्कस की। लावण्य ने सोच लिया था कि एक बार उसके पापा का केस सॉल्व हो जाए और उनकी सज़ा कम हो जाए तो वो निधि को लेकर किसी दूसरे शहर चली जाएगी। पर बेचारी लावण्य ये नहीं जानती थी कि उसके प्लान बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ बुरा होना बाकी था। तो दोस्तों, आगे क्या होगा कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्द इस कहानी चैनल पर प्रसारित कर दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।